समन संघ में जो टेक्निक और पॉलिसी अपनाई गई वो पुरानी अपनाई गई, पुराने समन संघ की। हर बात को एनालिसिस लेके आओ, हर बात का विश्लेषण करो, हर बात पे तर्क वितर्क करो और नई नई बातों को अप्लाई करो। पुराना नियम है, पुराना सन्निपात बहुलता 7 अपरिहार्य नियमों में से एक नियम। जो लोग अपने पुराने नियमों को याद करते रहते हैं, उनको चलते रहते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं और नए नियम बनाते रहते हैं, उनको कोई नहीं खा सकता। और कोई लोग पुराने नियमों पर अड़ जाएं और पुरानी मांगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। पुरानी किताब से पढ़ने जाओगे साइंस को और साइंस का पेपर देने को जीरो ही आएगा, क्योंकि साइंस तो रोज रोज बदलती है, नियम तो रोज बदलते हैं। लाइट की जो डेफिनेशन है, प्रकाश की जो परिभाषा है, वो पहली क्लास से लेके और जब तक पीएचडी करता है हर बार बदल जाती है। प्रकाश समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, हर बार नई चीज निकल आती है। लाइट ये होती है, लाइट वो होती है, लगता है ऐसा कि एक रे है लाइट की, पर कितनी बनी हुई है। समन संघ को हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। समन संघ का जो सब्जेक्ट है एक लाइन का भी है और पूरी का पूरा इस पे ग्रंथ बड़े बड़े लिखे जा सकते हैं। हमारी समस्या हम खुद हैं, और जो हमने पहले से सीखा है और जो पहले से जाना है वो अब आउटडेटेड है। मतलब अभी वो काम नहीं करता। जैसे दवाई हो जाती है, बैक्टीरिया की दवाई, और वो एक गोली आती है, डॉक्टर गोली देते हैं, पर कुछ समय बाद बैक्टीरिया उसको दवाई को पचा जाते हैं। फिर उस दवाई से वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर नई खोज करते हैं, फिर नई गोली लेके आते हैं, अब ये वाली खाओ, उससे ठीक हो जाता है, कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर बैक्टीरिया उसको भी खा जाते हैं, पचा जाते हैं, फिर डॉक्टर नई दवाई लेके आता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगातार म्यूटेंट होते रहते हैं, मतलब उन दवाइयों को पचाते रहते हैं और डॉक्टर नई नई दवाई लाते रहते हैं ताकि मरीज ठीक रहे। पर अगर पुरानी दवाई की जगह नई दवाई को रिप्लेस ना करे डॉक्टर, और पुरानी दवाई खाती रहे, तो वो रेस्पॉन्स नहीं करती, उसका जो रेस्पॉन्स है दवाई का वो नहीं आता। फिर मरीज धीरे 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 और बीमार होता रहता है, बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और फिर मरीज की जान ले लेते हैं। ये दवाई का, बैक्टीरिया का, मरीज का प्रोसेस है, और यही प्रोसेस दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी में चलता है। पहले हमारे पास में टेलीफोन होता था, तार पे चलने वाला, जिसमें खंबे पे तार जाते थे बहुत लंबे। कॉल लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं नहीं लगी, लोकल भी नहीं लगती थी। ट्रंक कॉल बहुत बड़ी बात होती थी कि लग जाए। आज बुक कराते थे ट्रंक कॉल तो अगले दिन, 2 दिन बाद जाके वो खबर आती थी ऑपरेटर की कि आपकी कॉल लग गई है, बात कर लो। टेलीग्राम भी बड़ी देर से पहुंचते थे। फिर वायरलेस आ गए, पर वो थानों में मिलिट्री के पास ही रहते थे, पब्लिक को नहीं मिले। फिर वायरलेस और बड़े, तो फिर छोटे मोबाइल आ गए, और फिर मोबाइल घर घर में हो गए। अब मोबाइल वो नहीं चलता जो पहला वाला था। पहला वाला मोबाइल सिंपल कीपैड का होता था, जिसमें कोई स्क्रीन स्क्रीन नहीं होती थी, छोटी सी स्क्रीन होती थी। अभी तो स्क्रीन स्क्रीन है, कीपैड है ही नहीं, कीपैड उसके अंदर है। अगर कोई उस मोबाइल को बनाना चाहे जो मोबाइल पहले चल रहा है, तो वो चल नहीं पाएगा। यानी मोबाइल स्क्रीन का चाहिए। अब मोबाइल पे काम बहुत बढ़ गया है, और कोई अगर आउटडेटेड मोबाइल लेगा तो बात बात ही कर पाएगा, हो सकता है बात हो भी या ना हो, पर बात नहीं बनेगी। वैसे एजुकेशन का होता है। एजुकेशन में अगर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो नई नई रिसर्च हुई है, खोज हुई है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो पिछली वाली से कुछ होने वाला नहीं है। उसको तो सब लोग जानते हैं, वो तो काउंटर हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं है। सीखना भले ही है, पर जानना आगे के लिए है। और इन सब में तो एक बार को चल भी जाए, आप दवाई पुरानी खा लो, ना पढ़ो, ना कोई जानकारी लो, पुराना फोन ले लो, ये तो चल भी जाएगा। पर अगर सामाजिक जो बातें हैं, सामाजिक जो सुरक्षा है, सामाजिक जो विकास है, सामाजिक जो सुख है, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तर्क पे आधारित नई नई बातें नहीं होंगी, और पुरानी ही बातों के ऊपर चलते रहेंगे और पुरानी ही बातों के ऊपर बात करते रहेंगे और पुराने के लिए ही कहते रहेंगे और पुराने का ही बस कह के और आगे नए पे नहीं बढ़ेंगे, तो सुख, विकास और सुरक्षा बहुत दूर है, मिलने वाली नहीं है।
विनाश तो है, विनाश तो हो जाएगा, अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, दुख भी बहुत मिलेगा, पर सुख, सुरक्षा और विकास नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। इसलिए हमारे जो जानकार लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मिशन मूवमेंट में लगा दी, उनको जो सिखाया जाता है वो बहुत मुश्किल से सीखते हैं। महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, सीखते हैं। वो जो सिखाया जाता है उसमें सीखने वाले की मर्जी शामिल नहीं है तर्क वितर्क करने में। सीखने वाले की मर्जी सीखने में तो शामिल है कि मैं सिखा रहा हूं या हम सिखा रहे हैं या कोई संगठन सिखा रहा है तो आप सीखो। पर क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, जो सीखना है वो ठीक है या नहीं है, इसमें सीखने वाले की मर्जी शामिल नहीं है। सिखाने वाले की मर्जी शामिल है कि वो क्या सिखा रहा है, और वो जो सिखा रहा है वो तर्क करके नहीं आया है। उसने किसी राइटर की कोई किताब पढ़ी होगी, कोई भाषण सुना होगा, किताब को पढ़ के अपने हिसाब से उसने उसको एनालिसिस किया होगा या नोट्स बनाए होंगे अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने बचपन की प्रताड़ना के हिसाब से, अपनी जवानी की प्रताड़ना के हिसाब से, जो उसके जीवन में घटा है, जो घटनाएं घटी हैं, जो उसको मिला, जो उसको नहीं मिला, जो उसको मिलने वाला है, जिसका वो सोच रखता है, जिसका वो भविष्य रखता है, जो रास्ता उसे पसंद है, और जो उसने शौचालय में बैठ के चिंतन मनन किया है, तो उसके आधार पे वो मूवमेंट में लोगों को कहता है ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करो। वैसे ही सरकारी जो पोस्ट होती हैं या जो संवैधानिक पोस्ट होती हैं उनकी भी यही समस्या है। कानून क्या कहता है वो उससे ज्यादा कानून को अपने हिसाब से कैसे मोड़ना तोड़ना जानते हैं, इसमें लगे रहते हैं। कानून के हिसाब से नहीं चलते, संविधान के हिसाब से नहीं चलते। मेरी मर्जी क्या है, मेरा जीवन कैसे बीता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस लिए यहाँ यहाँ बैठा हूं, उसके यहाँ यहाँ गड़बड़ होती है। संवैधानिक लोग जाने जो संवैधानिक बात है, ऑफिसर जाने जिनके ऑफिसर की बात है, पर संघ के अंदर हम बार बार इस बात को बताते रहते हैं, दोहराते रहते हैं कि कुछ बातें हमें छोड़ देनी चाहिए, उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए, सिर्फ जानकारी रखनी चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं कि हम जब यहाँ जुड़ने जुड़ने की बात करते हैं तो उसमें वमन हमारा दुश्मन नहीं है। अगर आप वमन को दुश्मन मानकर या वमन को ये कहोगे कि वो बहुत चालाक है, बहुत कुटिल है, बहुत शातिर है, या ये कहोगे कि उसने 6743 में जाति में तोड़ दिया, या वो सब कुछ ले गया, या उसने हमें ऐसा कर दिया, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने सभी समणों को निकम्मा, नाकारा, जाहिल और बुद्धिहीन बोतरे। क्योंकि 120 करोड़ लोग या 95% लोग या 90% लोग या 85% लोग को कुछ लोग, 2 3 4% लोग उनका दिमाग हैक कर लें, उनको गुलाम बना लें, उनको अपने इशारों पर नचा लें, उनको बंद कर दें, एक तरह तरह से खत्म कर दें, या जैसा वो चाहें वैसा करा लें। क्या मतलब है इसका? मतलब एक भी बुद्धिमान नहीं है, एक भी जानकार नहीं है, जितने भी लोग हैं सभी मूर्ख हैं, सभी अकल से पैदल हैं, अकलहीन हैं, सभी लोग नकारा हैं, निकम्मे हैं, ये कह रहे हैं। और इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के जोश में भी कहते हैं। मतलब बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करते, मंचों से भाषण देते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने कह दिया, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे होते हुए हो कैसे गया? सम्राट अशोक की संतान कहते हो, सीना ठोक के तलवार बाज हो, पूरा महाभारत जीता है, दुनिया में आज तक इतना बड़ा क्षेत्र नहीं जीता, इतने बड़े लड़ाका रहे, इतने बड़े व्यापारी रहे, इतने बड़े खेती किसानी करने वाले रहे, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, फिर ये कैसे हो गया? क्या कारण, इस पर तो चिंतन नहीं होता। बस उसने कर दिया, उसने कर दिया। जबकि कहानियां बार बार हम बताते हैं कि हिस्ट्री और कहानी ये कहती है कि वमन यानी बाहर से जो लोग आते हैं, चाहे किसी भी दिशा से आए, कभी भी आए, जो पहले कभी आए हैं या अभी भी आते हैं, वो जो लोग हैं उनके यहाँ कुछ नहीं है। वो खाना बदोश लोग हैं, यायावर लोग हैं, वो घुमंतु लोग हैं, घुमक्कड़ लोग हैं। वो उनका काम है जगह जगह जाके शिकार करना, खाना छीनना, और ऐसी जगह ढूंढना जो जहाँ फल फ्रूट और पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शहद, दूध, अंडे, मछली भरपूर मात्रा में हो, मौसम गर्म हो, और जहाँ लोगों का विरोध ना हो। वो ऐसी जगह को ढूंढने के लिए लोग, इसलिए अधिकतर लोग इंडिया में आके सेटल हो गए। इससे बड़ी जगह और कहाँ मिलेगी? और वो लोग यहाँ लड़े नहीं आके। कोई कहता हो कि जी उन्होंने ऐसे खूंखार हथियार लेके आए, ये लेके आए, एक भी कहानी नहीं है खूंखार हथियार की।
जितनी भी कहानी है याचना की है, याचक की है, भीख मांगने की है। कौन लड़ेगा इतने सारे लोगों से? कितने जबरदस्त शिकारी रहे हैं भारत के लोग, और हैं शिकार, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जानवर हैं, और जानवरों को मार के खाने का काम, और जंगलों से शहद, अंडा, मांस लाने का काम, फल फूल लाने का काम। खेती तो बाद में आरंभ हुई, और वो भी एक डंडा लेके, एक भाला लेके। लोहा तो बाद में आया। जानवरों को घेरना, कोई जाल नहीं, कोई जाला नहीं, कोई बेहोश करने वाली गन नहीं, और खूंखार जानवरों को घेर कर मारना, और फिर उसके मांस को लाना, उसकी खाल को निकालना, और फिर उसकी हड्डी से हथियार बनाना या चीजें बनाना। ये बहादुर लोग कर सकते हैं। जिनके दिल कमजोर है वो तो जंगल में घुस भी नहीं सकते, आज भी नहीं घुसते वो। और घुसेंगे तो जंगल में चोरी से कोई जानवर काट कूट के खा के, आग लगा के, भून भान के खाने के लिए घुसेंगे, मारने के लिए नहीं घुसेंगे। ये बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। इसलिए हमारे जितने भी प्रचारक लोग रहे, उन्होंने अपने आप को डिमोलाइज किया, और हमसे भी डिमोलाइज करवा दिया। हमारे दिमागों में भी ये बात भर दी कि भाई जो कुछ करता है यही करता है, मतलब हम तो कर्महीन है, हम पे तो कोई कर्म होता ही नहीं, हम तो निकम्मे आदमी है, ये सेंटेंस जाता है। और रो पीट के कहते हैं तो और ज्यादा हमारे लोग इसको दिल से लगा लेते हैं, और दुश्मन दुश्मन करते हैं। वो दुश्मन नहीं है, वो तो याचक है। प्रूव्ड है ये बात। कोई अगर ये कह दे कि वो लड़ाके हैं, कोई ये कह दे कि वो लोग बहुत बड़े व्यापारी हैं, कोई ये बता दे कि वो बहुत बड़े आचार्य आचार्य या गुरु हैं, या कोई ये बता दे कि वो बहुत बड़े अ, योद्धा या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी उनकी है, तो हम समर संघ का काम छोड़ देंगे। कोई प्रूव कर दे इस बात। भारत में जब सारे समण हैं, और समण यहाँ कुछ बना रहा है, चाहे वो रथ बना रहा है, चाहे तीर कमान बना रहा है, चाहे वो जानवरों के कुछ ऊपर के सामान बना रहा है, लेदर का कोई सामान बना रहा है, लकड़ी से कुछ बना रहा है, बाद में लोहा आएगा तो लोहा आया तो लोहे से कुछ बना रहा है, तो जो बना रहा है उसको क्या कहते हैं? आप अपने बनाने वाले को क्या कहते हो? क्या वो इंजीनियर नहीं है? क्या वो टेक्नीशियन नहीं है? क्या जो वो बना रहा है वो उसकी फैक्ट्री नहीं है? क्या वो उस फैक्ट्री का मालिक नहीं है? और बनाकर जो बेच रहा है उसको क्या कहोगे? सामान को बेचने वाले को क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। तो व्यापारी करने के लिए कोई बाहर से आया क्या? सामान बनाने के लिए कोई इंजीनियर बाहर से आया क्या? और वो जो लड़ाई लड़ी सम्राट अशोक के समय और उसके बाद में भी, और अभी भी लड़ते हैं, वो योद्धा कहाँ से आए? वो किसने जीत लिया महाभारत? कौन था जो महाभारत में लड़ा? कौन था जिसने ये अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका, और ये बर्मा, और ये चाइना, बांग्लादेश, और जो ये पाकिस्तान है, और ये अ, ऊपर नेपाल है, ये सारे के सारे कंट्री भारत का हिस्सा, महाभारत का हिस्सा रहे हैं। ये किसने जीत लिए? इनको जीतने के लिए बाहर से आए क्या लोग? लड़ाके कौन थे? और लड़ने वाले को क्या कहते हैं? आज की भाषा में क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय के कई अर्थ मैंने बताए हुए हैं, पर क्षत्रिय मान लो, वॉरियर ही मान लो, तो क्षत्रिय कौन थे? तो क्षत्रिय भी हैं। तो समण क्षत्रिय को ढूंढो ना, कहाँ है? तो समण व्यापारी को ढूंढो, कहाँ है? तो समण आचार्य को ढूंढो, समण गुरु को ढूंढो, कहाँ है? ये इतने सारे लोग हैं, इनकी हारी बीमारी, परेशानी, तकलीफ होती होगी, तो क्या इनके जो वैद्य हैं वो वहां से यूरेशिया से आते थे क्या? या यूनान से आता था इनका वैद्य, इनका डॉक्टर? इन्हें कौन ठीक करता था? ये क्या ये बीमार नहीं होते थे क्या? इनके फोड़े फुंसी नहीं होते थे क्या? ये जंगल में घायल नहीं होते थे जब ये युद्ध लड़ते थे या शिकार करते थे या पेड़ पर चढ़ते थे? तो क्या इनकी हड्डियां वड्डियां नहीं टूटती थी गिर के? ये ऐसे अजर अमर हो गए, कभी बीमारी नहीं हुए, कभी कोई हादसा नहीं हुआ? वो जो हादसे हुए हैं, वो जो बीमार हुए हैं, वो जो महामारी आई हैं, उसमें कौन से डॉक्टर आए बाहर से? तो डॉक्टर समझ डॉक्टर रहे हैं। तो इतना सब राजकाज चलाया जो राजा थे, राजाओं का जिक्र मिलता है, बुद्ध के शासन में भी राजाओं का जिक्र मिलता है। वो जो राजा राजकाज चला रहे हैं, तो इनके राजकाज चलाने के लिए क्या वहां से ऑस्ट्रेलिया से बंदे आ गए, इंग्लैंड से बंदे आ गए? यही थे राजकाज। तो आपने समण राजा ढूंढना है, समण डॉक्टर ढूंढना है, समण इंजीनियर ढूंढना है, समण व्यापारी ढूंढना है, समण वैश्य ढूंढना है, समण आपने क्षत्रिय ढूंढना है। तो ये हैं सारे, ये सारे सारे, बस इनकी पहचान करा के इनको जगाने की देर है, इनको समझाने की देर है। पर जो हमें सिखाया गया उसमें तो इनका जिक्र ही नहीं करते। हमारे लोग, एक जो एट्रोसिटीज एक्ट आया, उस एक्ट की वजह से थाने में जाके रो रो के चिल्लाते हैं, SC ST एक्ट लगा दो जी, हम SC ST हैं, दलितों का संहार हो गया, अत्याचार हो गया, इस धारा को लगा दो। अरे उसका फायदा लेना है, उसका फायदा बिल्कुल नहीं लेना है, पर इतनी बार तो मत बोलो, धारा तो एक बार में लग जाएगी। वो उस कागज का टुकड़ा चुपके से दे दो, ये मेरा कागज का टुकड़ा है, SC ST एक्ट लगा दो, बात खत्म हो गई। जितनी बार बताओगे और जितनी बार चीखोगे चिल्लाओगे, उतनी बार
अपने आप को कमजोर करोगे। फायदा लेना सीखो, पर चिल्लाओ मत, शोर मत करो। 10% गरीबों के नाम पे सीधे सीधे फॉरवर्ड एक रात के अंदर आरक्षण चला गया, और कोई नहीं चिल्लाता कि हम गरीब बमण हैं। एक भी नहीं चिल्लाता कि हम गरीब बमण हैं। चुपके से कागज पकड़ाते हैं और 10% हिस्सा लेके भाग जाते हैं। एक नहीं चिल्लाता, एक नहीं रोता, पर हम रोते ज्यादा, मिलता कुछ नहीं। प्रचार को और बात को अगर आप बार बार नेगेटिव बात को प्रचार में लेके आओगे, तो बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे। बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ सकता कभी भी जिंदगी में। और जो प्रचार होंगे वो थक जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, और वो अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता वाम सेफ ने डिप्रेशन में भेज दिए, बहुत सारे। वो तो आता नहीं कोई वाम सेफ का आदमी, मैं तो पूछूं कि इतने सारे लोग जो आत्महत्या के कगार पे आ गए, अवसाद में आ गए, क्योंकि होपलेस। जो काम किया उन्होंने या जो प्रचार प्रसार किया, वो निगेटिविटी पे किया। मतलब निगेटिव बातें बताई जा रही हैं। हम नकारा हैं, वो सकारा हैं। हम निकम्मे हैं, वो कम्मे हैं। हम बुद्धिहीन हैं, वो बुद्धिमान हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सब कुछ कर दिया। हमको ये भी नहीं पता कि जात क्या होती है, उन्होंने 6,743 जातियों में तोड़ दिया। हमको पता ही नहीं कि क्या जात। अरे पता तो उनको भी नहीं है जाति क्या है क्या नहीं। जाति का तो जो अर्थ है वो हम बताते हैं कि क्या अर्थ है क्या नहीं है। जिस व्यक्ति की खुद की जाति नहीं, जिन ब्राह्मणों की खुद की जाति नहीं, वो क्या जाति पैदा करेंगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। पर हमारे जो प्रचारक रहे हैं, तर्क वितर्क के बिना प्रचार किया तो उससे। पर उस समय का ठीक है। उस समय जब कुछ नहीं था, उस समय ठीक था। जैसे मैंने पहले बताया कि आउटडेटेड हो जाता है तो फिर नुकसान होता है। अब वो आउटडेटेड हो गया है, अब उसका परिणाम नहीं आने वाला है। धर्म के जो काम थे, जो धर्म पे आधारित हम बात को कर रहे थे, या धर्म के आधार पर जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी असफल हो गया। क्योंकि धर्म के गुरु के मत के आधार पे इकट्ठे करने वाले बहुत लोग हो गए, और वो खुद इकट्ठे नहीं है तो क्या इकट्ठे करेंगे? वो भी प्रोसीजर फेल हो गया। और राजनीतिक आधार पे भी इकट्ठे करने वाले लोग, वो भी प्रोसीजर फेल हो गया। तो पुरानी चीजें आउटडेटेड हो गई, पुरानी चीजें एक्सपायर हो गई। उनकी जो डेट थी एक्टिविटी की, वो एक्सपायर हो गई। अब एक्सपायरी दवाई खाओगे तो कैसे जीतोगे? कैसे स्वस्थ होगे? जीत ही नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, तो लड़ोगे क्या? इसलिए समन संघ में जो टेक्निक और पॉलिसी अपनाई गई, वो पुरानी अपनाई गई, पुराने समन संघ की। हर बात को एनालिसिस लेके आओ, हर बात का विश्लेषण करो, हर बात पे तर्क वितर्क करो, और नई नई बातों को अप्लाई करो। पुराना नियम है, पुराना सन्निपात बहुल का 7 अपरिहार्य नियमों में से एक नियम। जो लोग अपने पुराने नियमों को याद करते रहते हैं, उनको चलते रहते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, और नए नियम बनाते रहते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। और कोई लोग पुराने नियमों पे अड़ जाएं और पुराने मांगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। पुरानी किताब से पढ़ने जाओगे साइंस को, और साइंस का पेपर देखोगे, जीरो ही आएगा। क्योंकि साइंस तो रोज रोज बदलती है, नियम तो रोज बदलते हैं। लाइट की जो डेफिनेशन है, प्रकाश की जो परिभाषा है, वो पहली क्लास से लेके और जब तक पीएचडी करता है, हर बार बदल जाती है। प्रकाश समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, हर बार नई चीज निकल आती है उसमें से। लाइट ये होती है, लाइट वो होती है। लगता है ऐसा कि एक रे है लाइट की, पर कितनी बनी हुई है, कितनी नहीं है, कितनी थ्योरी उसमें चलती है, कितने प्रैक्टिकल उसमें चलते हैं, वो हर बार बदल जाती है। इसलिए संघ में अगर जीतने की ख्वाहिश है, तो अपडेट रखने की ख्वाहिश भी रखनी चाहिए। अगर वो ख्वाहिश नहीं है कि अपडेट रखा जाए और पुरानी बातों को ही कहा जाएगा, तो संभावना बहुत कम है, ना कि बराबर है। पर पुराने जो लोग हैं, उनको इतना रट्टा मरवाया गया है, इतना रट्टा मरवाया गया है कि हम बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बार बार बताने से बात नहीं बन रही है, क्योंकि पुरानी जो बात जमी हुई है दिमाग पे, वही निकलती है बाहर। जैसे कोई रिकॉर्ड पुराना हो और उसको लगाओ तो वही बजेगा, जब तक उस पर कुछ और नया ना आ जाए, या तो पुराना मिटे या नया ज्यादा आ जाए। तो ये काम जो होता है, ये होता है तर्क वितर्क से, और उसके साथ ही लगातार लगातार जानकारी को अपडेट करने से, और पुरानी बातों पर चिंतन और तर्क करने से, और नई बातों को, अच्छी बातों को जो पास हुई है उनको स्वीकार करने से, तब बात बनती है। हमने यहाँ कहा है कि किसी भी हालत में हम गॉड की बात नहीं करते। गॉड इंपोर्टेड शब्द है, तो गॉड का जिक्र नहीं यहाँ करने देते। हम जाति का अभ्यास भी नहीं करने देते, क्योंकि जाति का अभ्यास हमको हर हालत में मारेगा। लोगों को समझ में है नहीं, समझाने का काम बहुत मुश्किल है, आदमी समझने को तैयार नहीं है। जाति पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठ के आप चर्चा करा लो, निकलेगा कुछ नहीं।
पर कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी जाति के लोग बात करेंगे, उनका वैमनस्य बढ़ जाएगा, वो नुकसान करेगी, इसलिए जाति का अभ्यास नहीं करने देते। पर जाति की जानकारी जरूर देते हैं, भाई जानकारी ले लो ताकि वैमनस्य ना बढ़े। हम किसी भी हालत में राजनीतिक पार्टियों का, या देश में इस समय जो राजनीतिक पार्टी सरकार में है या विपक्ष में है, या उनके जो संगठन है, उनका भी जिक्र नहीं करने देते। क्या फायदा उनका जिक्र करने से? भारत में जितने भी संघ बने हैं या जो संघ आगे बनेंगे, उनका जो पैटर्न है, कुछ बातों को छोड़ के वो बुद्ध के धम्म के संघ से या समण संघ से, पुराने पैटर्न से लिया गया है। बुद्ध ने खुद चार चार नियम लिए, समण, चार नियम लिए अपने उसमें भिक्खु संघ में, समण संघ से। तो पुराने संघ के पैटर्न में सब बने हैं, तो उनकी तारीफ करके क्या करेंगे? हमारे लोग अपने संघ को तो ढूंढते नहीं, और दूसरे के संघ के बारे में बात करते हैं। दूसरे के संघ के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जब आपका अपना सब कुछ है, और प्राचीन है, पुरातन और आपका ही है, तो आपको अपनी बात करनी चाहिए। अपनी बात करोगे तो खुद आगे बढ़ोगे, दूसरों की बात को करोगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे। छोटा सा फार्मूला है ये, और ये प्रचार का भी काम है। अपना प्रचार करोगे तो खुद बढ़ोगे, अपने संघ को बढ़ाओगे, और दूसरे का प्रचार करोगे तो उसको बढ़ाओगे, उसकी पार्टी को बढ़ाओगे, उसके संघ को बढ़ाओगे, उसके संगठन को बढ़ाओगे। अपना नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। पांच लोग अगर कहीं बैठ जाएं, बुद्धिजीवी, और उनसे बातचीत अगर शुरू हो, चर्चा हो, शादी में, ब्याह में, नाई के यहाँ, घर में, मिलने में, तीज में, त्योहार में, तो जितना भी व्हाट्सएप पे ज्ञान चलता है, उस व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे जो ज्ञान है, जो छोटे छोटे पोस्ट आती हैं, उस ज्ञान के आधार पे वो पूरे 4-5 घंटे बिता देते हैं। वो जो व्हाट्सएप पे ज्ञान चल रहा है, हमारे वाले तो नेगेटिव में चलते हैं, उन्हीं की तारीफ करते हैं नेगेटिव करके, देखो उसने ऐसा कर दिया, वहां उन्होंने ये कह दिया, वहां उन्होंने ये कह दिया, वहां ये कह दिया। और बाकी जिनका प्रचार हो रहा है वो खाली एजेंडा फेंकते हैं। और हमारे लाखों लोगों को दिन रात काम पे लगा रखा है, दिन रात। अगर आपने चर्चा ही करनी है तो अपने बारे में करो। चलो, समन संघ की चर्चा नहीं करनी है, कोई बात नहीं। किसी को लगता है कि समन संघ के जो लोग हैं अगर चर्चा करेंगे तो ये आगे बढ़ के नेता वेता बन जाएंगे, और आपको नेता वेता नहीं बनाना है उनको, आपकी इच्छा नहीं है कि उनको नेता वेता बनाना है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप समन संघ की चर्चा मत करो। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और आप नहीं बढ़ना चाहते हो, या समन संघ आगे बढ़ेगा तो आप नहीं चाहते हो, आप किसी संगठन से जुड़े हो या नहीं भी जुड़े हो, पर अपने बारे में तो चर्चा कर लो। दूसरों की चर्चा करते रहोगे, समन संघ की चर्चा तो विरोध में नहीं करोगे। और एक कारण ये भी है कि समण शब्द समझ में नहीं आता लोगों को, चर्चा कहाँ से करें? समण ग्रंथ किसी ने पढ़ा नहीं, जानकारी किसी को नहीं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को जानकारी नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर को जानकारी नहीं है, तो चर्चा क्या करोगे? चलो, मत करो, पर अपने बारे में तो करो। कभी बैठो, कभी सोचो कि मैं कौन हूं। कभी बैठो, कभी सोचो कि आप कौन हैं। कभी बैठो और सोचो कि हम जो यहाँ ये कास्ट लेके घूम रहे हैं, ये धर्म लेके घूम रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टी लेके घूम रहे हैं, ये जो भाषा लेके घूम रहे हैं, ये क्षेत्र लेके घूम रहे हैं, हम हैं कौन? कहाँ से आए हैं? क्या है ये जो नाम हमें दिए गए हैं? काम का नाम है जिसको जाति बोलते हैं, या धर्म का नाम कोई दिया हुआ है, या कोई संगठन का नाम दिया हुआ है, या कोई राजनीतिक पार्टी का नाम दिया हुआ है, ये है क्या? कभी इस पर चर्चा कर लो रात को बैठ के, तो सार्थक हो जाएगी जिंदगी। कभी खुद के बारे में चर्चा करो कि मैं कौन हूं, तो जीवन सफल हो जाएगा, सफलतम हो जाएगा। आदमी पैदा होता है, खाता पीता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता है, नौकरी वोकरी ढूंढता है, कुछ पैसा जमीन जायदाद बनाता है, मर जाता है। ये नहीं है पहचान। ये पहचान नहीं है। ये तो जानवर भी करता है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गया। जानवर में और ऐसे मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जब इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक चेतीय के रूप में जिसकी चेतना है, अगर उसका जन्म लिया है, तो ये तो पता कर लो कि मैं हूं कौन। और नहीं तो अपने किसी महापुरुष को दे देख लो कि जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना काम किया है इसी बात के ऊपर कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। किताबें भी लिख रहे हैं, बता भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, पर वो पहचान बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। अगर मरते समय भी अगर पहचान का पता नहीं है तो मरना बेकार सिद्ध हो गया, मतलब जीवन तो बेकार है ही, मरना भी बेकार सिद्ध हो गया। तो समन संघ में काम करो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मतलब, तो सेवा है। ये कोई किसी ऐसे राजनीतिक पार्टी की तरह मोहताज नहीं है कि जब तक 10,000 आदमी नहीं आएंगे तो कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेगा। यहाँ कोई चुनाव वुनाव नहीं होते। यहाँ तो ये बताया जाता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। जगाने की कोशिश है। जगाने क्या है कि भाई इसको जान लो कि क्या है क्या नहीं है। तो किसी से पूछो कि भैया कौन हो तुम, तो भारत में छूटते ही जैसे कहोगे, अगर कास्ट ऊंची है तो धड़ल्ले से बताएगा, और अगर कास्ट नहीं है, खाली वर्ण है, यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या वैश्य है, जो सिस्टम अभी चल रहा है उसके हिसाब से, तो उसकी तो कास्ट भी नहीं है, तो वो तो धड़ल्ले से कहेगा वहां तो बड़ा ऊंचा हूं, उसमें सिस्टम चलता है।
और कास्ट में जो नीचे की मानी जाती है, कि लिखित में नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं है, बस हवा में चलती है, छोटी बड़ी प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है। तो छोटा वाला तो बेचारा बताता नहीं, वो तो कहता है जी मैं तो मानव हूँ, भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, फलाना हूँ, ढिलाना हूँ, मनुष्य हूँ, बस दो ही जात होती है, नर और नारी, मैं तो नर हूँ, ऐसे ऐसे बहाने बनाता है। या कई बार झूठ बोल देता है, कोई ऊंची ऊंची जात बता के इज्जत पाने की कोशिश करता है। तो पहली पहचान किसे पूछो तो बताए या ना बताए, पर उसके मन में ये आता है कि कास्ट बतानी है। भाई कास्ट पहचान नहीं है, जाति पहचान नहीं है पहली। 1000 बार बताया है फिर बता रहे हैं, जात पहचान नहीं है, कास्ट पहचान नहीं है। पहली पहचान है हमारी, हमारी सभ्यता क्या है, हम किस सभ्यता के लोग हैं, ये हमारी स्थायी और पहली पहचान है। पर भारत में तो अगर सभ्यता का नाम ले दो, और सभ्यता का, मनुष्य का नाम ले दो कि भाई जो सभ्यता है वही उसकी पहचान होती है, तो यहाँ तो अच्छे अच्छे बगले झांकना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सभ्यता की पहचान का मतलब है कि आप भारत के सभ्यता के व्यक्ति हैं, और जो भारत की सभ्यता का व्यक्ति नहीं है वो क्या करेगा, वो क्या बताएगा। इसलिए भारत में सभ्यता पे बात नहीं करने देते। इसलिए किसी किताब में इतने सारे लोगों की सभ्यता का नाम क्या है उसका जिक्र नहीं है। मतलब मोहनजोदड़ो में रेत के नीचे बाढ़ आई और रेत के नीचे गांव दब गया, और उस गांव को खोदा और वहां 4 हड्डी मिल गई। उन 4 हड्डियों का तो नाम बता दिया कि ये सभ्यता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बड़ी सारी सभ्यताएं और हैं। तो धोलावीरा की सभ्यता, ये सभ्यता तो बताई जा रही हैं कि 4 मुद्दे जहां मिल जाते हैं, 4 ईंट जहां मिल जाती हैं, ये सभ्यता है। और कई बार तो कहते हैं विशाल सभ्यता है, विशाल। और ये जो 120 करोड़ लोग जो मारे मारे घूम रहे हैं भूखे नंगे, इनकी कहीं कोई सभ्यता के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मतलब अच्छे अच्छे ज्ञानी को नहीं पता कि हमारी सब अच्छे अच्छे, आप पता कर लो किसे भी। यहाँ जो 148 समन संगी बैठे हुए हैं, वो ट्राई करें, किसी को फोन उठाएं, फोन उठा के पूछें, भाई साहब किसी बुद्धिजीवी को फोन करो, भाई साहब हमारी सभ्यता क्या है, भाई साहब हमारी सभ्यता का नाम क्या है, भाई साहब हमारी पहचान क्या है। भाई साहब दुनिया में लोगों की सभ्यता है और सभ्यता के आधार पे लोग पहचाने जाते हैं। भाई साहब 120 करोड़ लोगों की इतनी विशाल समृद्ध संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति का नाम क्या है। भाई साहब हमारी क्या पहचान है। बुद्धि घूम जाएगी उसकी। आपके सवालों के अगर 147 यहाँ लोग हैं, अगर 147 अलग फोन उठा के बात करें तो 147 ही आंसर आएंगे, पता नहीं किसी को भी। इसीलिए हमारे एक होने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी तो पहचान ही 1000 है। अब अभी हमारे साथी ने बताया 6743 जातियां हैं, तो 6743 टुकड़े हैं। फिर 29 लाख संगठन है, 29 लाख ये टुकड़े हैं। फिर उसके बाद लगातार लगातार ये टुकड़े टूटते रहते थे, बनते रहते हैं। फिर इसके अलावा हम भाषा के हिसाब से बदले बटे पड़े हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, समझ में भी नहीं आती हैं। फिर हम जगह के हिसाब से बटे हुए हैं, अलग अलग जगह हैं। फिर हम लिंग भेद के आधार से हैं, समणा और समणी के अंदर ही अंतर भेद हो जाता है। तो ये सारे जो हमारे टुकड़े हैं, चाहे राजनीतिक, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे कास्ट बेच, चाहे वर्ण बेच, चाहे रंग बेच, चाहे स्थान के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, ये बैरियर हैं, ये जेल हैं, ये हमको आजाद नहीं होने देंगे। पर एक उम्मीद है, एक होप है कि इन सब से ऊपर उठ के अगर हम अपनी पहचान में आ जाएं, तो फिर जो उड़ीसा वाला है वो पंजाब वाले को समण ही कहेगा। ना तो उसको पंजाबी कहेगा, ना उसको उड़िया कहेगा, वो समण ही कहेगा। समण पंजाबी तो बोल सकता है, समण उड़िया तो बोल सकता है, क्योंकि भाषा अलग अलग है, पर कहेगा समण। तो उसका मिलना आपस में हो जाएगा। अगर हम इस पहचान को अडॉप्ट कर लेते हैं समण वाली को, तो फिर इसका फायदा ये रहेगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो, ठीक वैसे जैसे वमन लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी में, सभी राजनीतिक पार्टी में है वो, सभी में, पर वो एक दूसरे के लिए बेनिफिट देते हैं, और जब मौका पड़ता है तो वो एक हो जाते हैं। वो पार्टी वार्टी छोड़ देते हैं, वमनों का साथ देते हैं। वमन फर्स्ट उनके लिए, वमन को बचाना है, तो वो वमन के लिए पार्टियों से घात कर देते हैं। वो छोटी बात है, पार्टी से घात करना छोटी बात है, वमन से घात नहीं करना है। ये हम बहुत आसानी से इसको बदल सकते हैं। समण से घात नहीं करना है, किसी राजनीतिक पार्टी से हो जाए तो हो जाए, किसी धर्म को छोड़ना उड़ना पड़े तो छोड़ दे, पर समण से घात नहीं करना है। ठीक वैसे जैसे इजराइल छोटा सा कंट्री है, दुनिया में कहीं भी उसका आदमी रहे, कहता पहले इजरायली हूं भाई, उसके बाद तेरे देश का नागरिक हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। जिस देश में पैदा हुआ, जिस देश ने उसको खाना दिया, जिस देश ने उसको नागरिकता दी,
जिस देश ने उसको पैसा दिया, जिस देश ने उसको एजुकेशन दी, जिस देश ने बिजनेस दिया, और वो कहता है इजराइल फर्स्ट, आई एम यहूदी, पहले मैं यहूदी हूँ भाई। यही आप देखोगे तो वमणों के साथ होता है। वो कहते हैं हम वमण फर्स्ट हैं, उसके बाद में कुछ और है। चाहे आप कुछ भी कर लो, उनके बचने की, उनकी ताकत की, उनके सुरक्षित होने का ये तरीका है। और ये तरीका किसका है? ये तरीका हमारा है, पर हम भूल गए। हमको हमारे ही जो नेता लोग हैं वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, जानकारियां आदान प्रदान नहीं करते, साथ उठते बैठते नहीं हैं। एक चीज जो लेके पड़ जाते हैं, पकड़ जाते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, उससे आगे की सोच बंद कर लेते हैं। और फिर बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं, नहीं, अगर समण शब्द हमने अडॉप्ट कर लिया, अरे तो हमें तो समण संघ को वंदामी हो गया, फिर तो समण संघ को नमामि हो गया, फिर तो यह व्यक्ति नहीं रखा है हमने। अगर व्यक्ति होता तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती। पूरा समन संघ है, उसको भी नमन करने में दिक्कत है, मतलब समाज को भी नमन करने में दिक्कत है। तो व्यक्ति का तो बात ही छोड़ो, इसीलिए 29 लाख संगठन फेल हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आधारित हैं, और वो व्यक्ति एक दूसरे को नमामि करते नहीं। इसलिए व्यक्ति आधारित इकट्ठे होने का काम फ्लॉप हो गया, आउटडेटेड हो गया, खत्म हो गया। अब संघ आधारित चल सकता है। पहली आखिरी, पहली कब की, जो बहुत पुरानी है, समन संघ की। और आखिरी क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, सारे प्रयोग हो चुके हैं, संघ के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है। तो पहला और आखिरा बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये सफल करना ही करना है, चाहे अब, चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद। इसके सफल होने में और इसके असफल असफल होने में एक छोटी सी बारीक लाइन है, और वो लाइन है इसकी प्योरिटी। अगर समन संघ की शुद्धता कहीं अशुद्धता में बदल गई, इसमें कुछ मिक्स हो गया, इसमें कुछ मिलावट हो गई, तो संघियों का, लोगों का यकीन इस पे से चला जाएगा, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब संघ के अलावा कुछ और। लोग कहेंगे अरे संघ भी देखा हमने तो, संघ में भी ऐसा था ऐसा था। इसलिए इसकी शुद्धता को मेंटेन रखने के लिए इसके 10 गोल्डन रूल इसकी दीवार है, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसका पहला जो नियम है वो उसका फाउंडेशन स्टोन है, मैं समण हूं, यानी कि केवल और केवल समण। इस संघ के अंदर जो समण होगा वही इसके हाथ पांव आंख नाक कान बन सकता है, इसमें सेवा देने का अधिकारी बन सकता है, इसमें कुछ खर्च करने का अधिकारी बन सकता है, इससे कुछ खर्च लेने का अधिकारी बन सकता है, इसके कुछ लोगों को, समणों को इकट्ठा करने का अधिकारी बन सकता है, इसमें कुछ बात कहने का अधिकारी बन सकता है, इसमें कोई बिल लाने का अधिकारी बन सकता है। और वमन चाहे पत्थर पे अपना सर फोड़ ले, उसके लिए यहाँ कोई नहीं है। पहला नियम हमारा कहीं नहीं जाता, पहला नियम कहीं नहीं जाता, इसलिए 9 नियम भी कहीं नहीं जाते। और जब 10 नियम हमारी शुद्धता की गारंटी रखते हैं तो ये आगे बढ़ता है। इसलिए 10 गोल्डन नियमों को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि अशुद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, उनका ऐसा प्रोटेक्शन बनाया गया है कि कोई चाहे भी तो संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर 2/3 बहुमत से नया नियम आ सकता था कल। पर यहां तो 2/3 बहुमत लाने के लिए भी 3 बार पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये गोल्डन नियम को छेड़छाड़ किया जाए या नहीं किया जाए। 3 बार तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पास कराना पड़ेगा। और महीनों के अंतराल में, ऐसा भी नहीं है कि लगातार एक ही दिन में 3 बार बैठक हो, नहीं। और फिर उसके बाद 3 बार वो पास कराना पड़ेगा, और तीनों बार 2/3 बहुमत से पास होगा, तब जाके गोल्डन नियम हिलता है। इससे पहले गोल्डन नियम हिलता नहीं। 6 मीटिंग लगानी पड़ेंगी, और वो भी फिजिकल। इतना आसान नहीं गोल्डन नियम। तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत जबरदस्त की है। और ऐसा भी तय है कि अगर मान लो कभी ऐसा लगे कि समन संघ में घाती घुस जाए, पैसा लेके, इच्छा लेके, ताकत से या किसी से, और समन संघ को गुमराह करने की कोशिश करें, और 51% से ज्यादा लोग कहें कि जी हम तो, संख्या हमारी ज्यादा हो गई और अब हमारी बात माननी चाहिए, जो 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध है, तो उन 51% लोगों को गुड बाय कर देना चाहिए। जाओ, 10 गोल्डन नियम नहीं हिलते। जो लोग 10 गोल्डन नियम के साथ रहेंगे वो संघ को प्रोटेक्ट करेंगे, वो चलाएंगे। तो कोई कह सकता है कि जी तो अगर ज्यादा लोग चले गए तो संघ नहीं जाएगा। संघ वहां रहेगा जहां लोग 10 गोल्डन नियमों के साथ चिपके रहेंगे, और जहां नई नई बातें करते रहेंगे। इसका उदाहरण पूरे बुद्ध के समय में मिलता है। जब बुद्ध के समय, उस समय की बात है जब बुद्ध एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर होने के बाद में जो उनका संघ था, उसका कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ नियम ये बदल दो। 10 नियम उन्होंने बदलने के लिए प्रस्ताव लेके आए। अब बुद्ध तो है नहीं, तो उसमें जो भिक्खु जो घुस गए थे अंदर, ऐसे जो भिक्खु कम थे, और जिनको जो वास्तविक जो उसके नियम थे, धर्म के नियम थे, जो सील के नियम थे, वो नहीं मानने चाहिए थे उनको, क्योंकि वो कठोर थे उनके लिए। तो 10 नियम बदलने के लिए वो लेके आए। जिन लोगों ने वो 10 नियम बदल के मान लिए, उनकी संख्या ज्यादा थी। तो उनको कहा महायान, मान दोनों बुद्ध को रहे हैं, मान दोनों धर्म को रहे हैं, पर 10 नियम जिन्होंने बदले, उनकी ज्यादा संख्या होने की वजह से उनको महायान, महा माने बड़ा, यान माने
रास्ता, यानी बड़े रास्ते, बड़े लोग हो गए, ज्यादा लोग हो गए जो इस रास्ते पे चलेंगे। और जो बचे जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो वही नियम मानेंगे जो पुराने थे धम्म के, उनको बोले ही यान। ही यान मतलब वास्तविक, ही माने वास्तविक होता है, वास्तविक मार्ग वाले, ओरिजिनल मार्ग वाले। आज के समय तो और भी ये ज्ञान चलते, पर मानते सारे सारे धम्म को है, पर धम्म का कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि धम्म व्यक्तिगत है, पॉलिटिकल नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल होता, अगर ये सोशली होता, तो फिर इसका कोई सेंटर बनता, इसकी कोई कमांड भी बनती। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म के बाद जाने के बाद भी कोई पूरी भारत में, पूरी दुनिया में धम्म का सेंट्रल कमांड नहीं है। पर हम धम्म नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं सोसाइटी, समाज। हम सिखाते हैं कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम कैसे विकसित होंगे, हम कैसे सुखी रहेंगे। और उसके लिए लोगों का समूह के इकट्ठे होने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में जो प्रदत्त जितनी भी सुविधाएं हैं वो संख्या बल के आधार पर मिलती हैं, चाहे भले ही उसमें कोई चुन के जाए या ना जाए। पर संविधान को ये पता चल जाता है कि ये लोग इतने इकट्ठे हैं तो उनके राइट उनके घर पहुंच जाते हैं। और अगर इकट्ठे नहीं है तो फिर बेशक चुने हुए लोग भी वहां बैठे रहें, आपके अधिकार आपको नहीं मिल सकते। लोगों के चुने हुए बैठे रहने से अधिकार नहीं मिलते, लोगों के इकट्ठे रहने से अधिकार मिलते हैं। आनंद कारज था सिखों का, और उनको चाहिए था अलग से सिस्टम, और वो चूंकि 2 करोड़ सिख एक साथ रहते हैं, उनके घर पहुंच गया आनंद कारज। अब वो अलग से सेपरेट करते हैं, वो सारे सिस्टम से अलग होकर अपना सिखिज्म का आनंद कारज करते हैं, उनका लॉ में है। और वो कहीं उन्होंने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। तो इकट्ठे लोग रहेंगे तो संविधान को पता रहता है भाई ये इकट्ठे लोग हैं, इनको दे दो। और खाली प्रतिनिधि भेजेंगे संविधान नहीं मानता, कह रहा है प्रतिनिधि तो आ गया पर लोग नहीं है इसके पीछे, ये बिना लोगों वाला प्रतिनिधि है, या किसी और के लोगों द्वारा चुन के आया हुआ है, कि कुछ और लोगों ने चुना है, इसके लोगों ने नहीं चुना है, इसलिए उनकी बात नहीं मानी जाती है। तो संघ में हम बहुत बारीक बारीक बातें बताते हैं, और सभी से कहते हैं कि भाई अगर समझ में आती है तो बात को आगे बढ़ाओ, और समझ में आती है तो संघ में सेवा में लगो, और ना भी समझ में आती है तो इतना तो समझ लो कि हम समण हैं, हम वमन नहीं है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघ संघ नमामि, संतों को वंदन।